So a very good morning to all of you, bete. Yesterday, I gave you a little bit introduction about this chapter of business studies, part 2, chapter number 9, financial management. ठीक है. So आपको बुक में एक न्यूज आइटम या एक केस स्टडी काइंड दी हुई है. Let's read it out. ठीक है, and let's see how we relate it to our topic. So the news is like that of Tata Steel. All of us know that it is the biggest steel producer in the Indian private sector. ठीक है, it has acquired Corus. Corus एक कंपनी है जिसको पहले ब्रिटिश स्टील के नाम से जाना जाता था. तो टाटा आयरन एंड स्टील ने इसको $8.6 बिलियन में परचेज किया है. उसको परचेज करने के बाद टाटा स्टील हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, राइट? सो अ फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ दिस मैग्नीट्यूड हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लिसिटनेस फॉर बोथ टाटा स्टील एंड कोरस एज वेल एज देयर एम्प्लॉइज एंड शेयर होल्डर्स. सो जब हम इतनी बड़ी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं इस मैग्नीट्यूड की, इस साइज की, उसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर पड़ता है. इन दिस केस 2 कंपनीज आर इन्वॉल्व, टाटा स्टील एंड कोरस. सो व्हेन टाटा स्टील एक्वायर्ड कोरस बाय पेइंग $8.6 बिलियन, सो इट हैज द इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉइज as well as shareholders of both the companies. So what are those, impacts? Certain important facts have been mentioned here. First, Tata Steel will become 5th largest producer of steel in the world. Then Tata will raise a debt of over $8 billion टू फाइनेंस दिस ट्रांजैक्शन. देखो बेटे, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन है, $8.6 बिलियन की डील हुई है, तो उसके लिए टाटा को $8 बिलियन का डेट रेज करना पड़ेगा इस डील को मटेरियलाइज करने के लिए. ठीक है, दिस डील विल बी पेड फॉर बाय द टाटा स्टील यूके. इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है, SPV. स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है बेटे? इट्स अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर सर्टन ट्रांजैक्शन. कोई भी हम एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन या डील या कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं, उसके लिए हम जब कोई एक बॉडी बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, उसको कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल. ठीक है, सो एक ये टाटा ने टाटा स्टील यूके नाम का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है. ये फंड्स, दिस SPV विल गेट फंड्स फ्रॉम टाटा स्टील. टाटा स्टील से फंड्स आएंगे उसके पास, रूटेड थ्रू अ सिंगापुर सब्सिडियरी विच इज द अनदर कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप. सिंगापुर की सब्सिडियरी से आएंगे. फिर टाटा की एक और कंपनी है टाटा सन्स लिमिटेड, जो कि $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगी. ठीक है, फॉर प्रेफरेंस शेयर्स. टाटा स्टील में प्रेफरेंस शेयर्स के लिए वो $1 के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदेगी. ठीक है, एंड टाटा स्टील भी उतने ही अमाउंट के यानी $1 बिलियन के प्रेफरेंस शेयर्स के लिए इन्वेस्ट करेगी. ठीक है, सो द टाटा स्टील द एक्वायरर कंपनी shall have to arrange about 36,500 crores of rupees to finance the takeover. ठीक है, रुपीस टर्म में आपको बताया है कि टाटा स्टील को, जो कि कोरस एक्वायर करने जा रही है, उसको 36,500 करोड़ रुपए का फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा इस टेक ओवर के लिए. टाटा स्टील विल हैव टू रेज दिस अमाउंट थ्रू डेट और इक्विटी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ठीक है, आपको इतनी टर्म्स अब पता होनी चाहिए. अब इतनी बड़ी अमाउंट आप कैसे रेज करेंगे? या तो इक्विटी से रेज करेंगे, इक्विटी मतलब अपने शेयर्स बेच के रेज करेंगे. ठीक है, या आप डेट से रेज करेंगे यानी बोरो करेंगे. ठीक है, या आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं. सो सम अमाउंट विल कम फ्रॉम इंटरनल एक्रूअल्स ऑल्सो.
इंटरनल एक्रूअल्स का मतलब है आपकी कोई एक्रूड पेमेंट्स हैं, ठीक है, तो वहां से भी आपको कुछ फंड्स अरेंज हो सकते हैं। नाउ ऑब्वियसली दिस फाइनेंसिंग डिसीजन के टाटा स्टील कितना $8 बिलियन में से कितना अमाउंट डेट से रेज करेगी, कितना अमाउंट इक्विटी से रेज करेगी, ये फाइनेंशियल डिसीजन जब टाटा स्टील लेगी तो ये टाटा स्टील के कैपिटल स्ट्रक्चर को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस आप कितना डेट इज टू इक्विटी का रेशियो जो है उसको कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। सो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ टाटा स्टील। Then Tata Steel hopes to increase the production to 40 million tons and revenue to 32 billion dollars by 2012. तो टाटा स्टील होप कर रही है कि इस डिसीजन के बाद यानी इस टेक ओवर के बाद उसकी प्रोडक्शन 40 मिलियन टन बढ़ जाएगी, ठीक है, और इसका रेवेन्यू जो है 32 बिलियन US$ हो जाएगा बाय 2012, ठीक है। So this may affect the competitiveness of Tata Steel because the cost of production of steel in all its probability will change. इससे टाटा स्टील की कॉम्पिटिटिवनेस ऑब्वियसली अफेक्ट होगी, ठीक है। इससे जो क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ बेटर, यू आर इन बेटर पोजीशन एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर। Now the dividend capacity of Tata Steel may also be affected because of this huge cash outflow. डिविडेंड कैपेसिटी आप अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट्स में से कितना पार्ट पे आउट करते हो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है, वो उसको अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर होता है आपका कैश पोजीशन कैसी है। तो नेचुरली जब आप इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन करोगे तो आपका कैश आउटफ्लो इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके पास कैश लिक्विड एसेट्स कम रहेंगे, तो आप अपने शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड नहीं पे कर पाओगे। सो द डिविडेंड कैपेसिटी टाटा की अफेक्ट हो जाएगी इससे, ठीक है। देन द डिग्री ऑफ रिस्क शैल ऑल्सो बी अफेक्टेड। टाटा हर एवरी बिजनेस इज एक्सपोज टू रिस्क्स, ठीक है, एंड नॉर्मली जितना ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने बिजनेस में उतना ज्यादा हमारा रिस्क है, क्योंकि उतना ज्यादा हमें लॉस हो सकता है। अगर मैंने 1 करोड़ डाल के एक बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा 1 करोड़ डूब सकता है, अगर मैंने 10 करोड़ डाल के बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा 10 करोड़ डूब सकता है, यानी हायर द इन्वेस्टमेंट more is the risk. So naturally when Tata Steel has taken this decision, its degree of risk will also be affected, ठीक है। क्योंकि ये जो डिसीजंस हैं ये इररिवोकेबल हैं। आपने एक बारी डील कर ली कि हमने कोरस को लेना है और आपकी डील फाइनल हो गई, आपने पेमेंट हाफ कर दी, हाफ पेमेंट आपकी ड्यू है, दिस कल को आपको लगे कि नहीं ये डिसीजन ठीक नहीं है, ये डिसीजन इररिवोकेबल है। इररिवोकेबल मींस इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, वी कांट गो बैक ऑन दिस डिसीजन, ठीक है। सो ये कुछ एक न्यूज़पेपर की एक आइटम है, ये आपको इसलिए बताई गई है ताकि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स पता चल सके, ठीक है। सो अभी हमने बेटे ये जो सारी न्यूज आइटम पढ़ी, ये टाटा स्टील ने जो डिसीजन ली कि हमने कोरस लेना है, उसको लेने के बाद हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगी स्टील की या हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ऑल दीज डिसीजंस दीज रिक्वायर केयरफुल फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। एक फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी पड़ती है, बिना सोचे समझे आप इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। सो इट रिक्वायर्स केयरफुल फाइनेंशियल प्लानिंग। इट ऑल्सो रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिजल्टेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, कि जब आप इतनी बड़ी डिसीजन लोगे तो उसके लिए आप इतना अमाउंट डेट से और इतना अमाउंट कैपिटल से रेज करोगे, उसका आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। लेट अस से बिफोर दिस डिसीजन टाटा स्टील्स कैपिटल स्ट्रक्चर दैट इज डेट इज टू इक्विटी रेशियो इज 2:1, ठीक है। और आफ्टर दिस डिसीजन
this ratio is going to become say 4:1, यानी जितना अमाउंट आपने इक्विटी से रेस किया है उससे 4 गुना ज्यादा आपकी कंपनी के ऊपर डेट है, ठीक है। तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होने वाला है ये आपको इस डिसीजन लेने से पहले पता होना चाहिए। एंड द रिस्कीनेस एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज, इस डिसीजन से आपका कितना रिस्क बढ़ेगा, कितना प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट, जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये सारी डिसीजंस, these require careful financial planning. These also require an understanding of business finance, ठीक है। इसके लिए आपको फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। आपको मेजर फाइनेंशियल डिसीजन एरियाज जो हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। फाइनेंशियल रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। So let us see, what do you mean by business finance? Anyone? What is business finance? So it is simply, it means the money required for carrying out the business activities. अपनी business activities को carry out करने के लिए हमें funds की जरूरत है, उसको हम कहते हैं business finance, ठीक है। So it's basically concerned with the acquisition of funds, use of funds and distribution of profits by an enterprise. See, कोई भी business है उसको funds की जरूरत है, उसको assets खरीदने हैं। These assets may be tangible. You know what are tangible assets? Which can be touched, which can be seen, physical assets like machinery, factory, building, ठीक है। ये सब tangible assets हैं, उसको खरीदने के लिए हमें फंड्स की जरूरत है। तो बाय इंटेंजिबल एसेट्स ऑल्सो वी रिक्वायर फंड्स। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि ट्रेडमार्क्स, हमें अपना जो ट्रेडमार्क है, हमारी जो कंपनी का एक मार्क है, उसको हमें खरीदना पड़ता है ताकि कोई और इसको यूज ना कर सके। पेटेंट करवाना पड़ता है अपना, कई बार प्रोडक्ट पेटेंट कराते हैं, डिजाइन पेटेंट कराते हैं या प्रोसेस पेटेंट कराते हैं, या टेक्निकल एक्सपर्टीज खरीदने के लिए भी हमें फंड्स की जरूरत है, ठीक है। तो मोरओवर ये हो गया एसेट्स खरीदने के लिए फंड्स की जरूरत है। इसके अलावा डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है। दैट इज टू बाय रॉ मटेरियल, टू बाय टू पे बिल्स, अपने जो हमारे बिल्स हैं वो चुकता करने के लिए फंड्स की जरूरत है। सैलरीज पे आउट करने के लिए फंड्स की जरूरत है, ठीक है। सो एट एवरी स्टेज ऑफ बिजनेस वी रिक्वायर फंड्स। सो नो डिनाइंग द फैक्ट दैट अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस, अब दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक तो अवेलेबिलिटी, हमारे पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, दूसरा एडिक्वेट, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स होने चाहिए। इट्स रियली क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को हम चाहते हैं सरवाइव करें नेचुरली। कल को आप भी बिजनेस खोलोगे तो आप ये तो नहीं चाहोगे कि आज बिजनेस खुला और 2 सालों में बंद हो जाए। यू वुड वांट इट्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और नॉट? आप चाहोगे ना लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करे अपना आपका बिजनेस। फिर आप ये भी चाहोगे कि ना सिर्फ सरवाइव करें, ग्रो भी करें हम अपने बिजनेस में, है ना, उसकी ग्रोथ हो। अगर कोई शॉप खोली है तो उसकी हम ब्रांच खोलें अलग अलग जगह पर। हम कोई प्रोडक्ट में डील करते हैं तो हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में डील करें ताकि हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकें, ठीक है। सो उसके लिए अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस सरवाइव करे, आपका बिजनेस ग्रो करे, तो उसके लिए आपको एडिक्वेट फाइनेंस अवेलेबल होना इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सो नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंस ऐसे नहीं मिल जाता, इट कम्स एट सम कॉस्ट। कोई भी चीज फ्री नहीं है वर्ल्ड में, ठीक है, और पैसा लेना, पैसा भी फ्री नहीं है। पैसे के लिए अगर आप ये भी कहते हो किसी को कि मेरे को 2 महीने के लिए पैसा चाहिए, मैं 2 महीने बाद वापस कर दूंगा, तो भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा पैसा। यू हैव टू पे सर्टन कॉस्ट फॉर इट, ठीक है।
सो क्योंकि जब भी हम किसी से फंड्स लेते हैं इट कम्स एट कॉस्ट, सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हम उसका अच्छे से इस्तेमाल करें, हम उसको केयरफुली मैनेज करें, ठीक है। सो हियर कम्स द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Financial management is concerned with the optimal procurement as well as usage of finance. So let's see, हमारी एक फर्म है, उसका एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है विच इज हेडेड बाय फाइनेंस मैनेजर. फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, यानी उसके दो काम है. एक, वो फंड्स को ऑप्टिमली प्रोक्योर करेगा हमारे लिए. आर वी अवेयर दैट देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स? कैन यू टेल मी सर्टेन सोर्सेज ऑफ फंड्स? यस सुहानी, what are the various sources of funds available to any business enterprise? Through borrowings. Okay, borrowings कैसे कर सकते हैं हम? Bank loan or from the public in the form of debentures or through public deposits. ठीक है. Any other through source? the issue of their equity or preference shares. All right. Is this borrowing? I mean, this is their own owner's fund and the Right. others are borrowed funds. All right. So she has told me about 3-4 different sources of finance. She said the company can issue its equity shares, preference shares, or it can borrow funds from public in the form of public deposits, debentures, or from banks or other financial institutions. Very good. So all these sources of funds, they come at different costs or not? Do they come at same? आप किसी से भी आंख बंद करके ले लो, क्या आपको सेम पेमेंट करनी पड़ेगी? Yes, Dipin, this question goes to you. Are all sources of finance are same for the business enterprise? Anyone else? Yes, ma'am. आपने प्रीवियसली जो सुहानी का आंसर था वो सुना? So I guess the child is not at all attentive. So my question goes again, क्या हम जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं जिससे एक बिजनेस एंटरप्राइज फंड्स एक्वायर कर सकती है, तो क्या हम इनमें से किसी के ऊपर भी रिलाई कर लें, or we have to pay different costs? Okay, so the answer is clear cut no. I got in the chat box कि no, different funds, different sources of finance comes at different costs, at different risks, right? हर एक की कॉस्ट अलग है, हर एक का रिस्क अलग अलग है, ठीक है. तो हमें फाइनेंशियल मैनेजर को ये देखना पड़ता है कि वो किस तरह से फंड्स को ऑप्टिमली प्रोक्योर कर सकता है. Optimally procure means at minimum cost, at minimum risk. ठीक है. So again, optimal procurement is concerned with कि आप कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर रिलाई करें, ठीक है. एंड अगेन इट इज कंसर्न विद द यूसेज ऑफ फाइनेंस. यूसेज ऑफ फाइनेंस मतलब फंड्स ले लिए, ठीक है, लेट अस से आपको बहुत कम कॉस्ट पे फंड्स मिल गए, तो ये नहीं है उसको जैसे मर्जी आप यूज करो. यू हैव टू ऑप्टिमली यूज दोज फंड्स बिकॉज यू आर पेइंग सर्टेन कॉस्ट फॉर इट, ठीक है. सो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इट बेसिकली एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कोशिश रहती है कि जिस कॉस्ट पे हमें फंड्स मिल रहे हैं उसको हम रिड्यूस करें, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल. जो रिस्क है, हमें जब भी बेटे हम पैसे उठाते हैं तो ऑब्वियसली हम वी आर एक्सपोज्ड टू रिस्क, तो वो रिस्क हम कम कर सकें, ठीक है. एंड अचीविंग द इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स.
हम इन फंड्स को इफेक्टिवली डिप्लॉय कर सकें। इफेक्टिवली डिप्लॉय मतलब हम मिनिमम कॉस्ट पे उससे मैक्सिमम रिटर्न ले सकें। सपोज करो हमने डिसाइड किया हम फंड्स जो हैं डिबेंचर्स इशू करके रेज करेंगे और हमें डिबेंचर होल्डर्स को 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये जो हमने फंड्स रेज किए हैं और मोरओवर वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, यानी उनके साथ हमारा कोई एसेट मॉर्टगेज्ड है, यानी कल को अगर कंपनी फेल्स टू पे ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स तो वो डिबेंचर होल्डर्स उस एसेट को बेच करके अपना पैसा अरेंज कर सकते हैं। सो इन दिस केस आप क्या चाहोगे कि आपने इतने हाई कॉस्ट पे पैसा उठाया है, इतना रिस्क लिया है, आपका एक एसेट मॉर्टगेज्ड है डिबेंचर होल्डर्स के साथ, गिरवी रखा हुआ है आपने, तो आप उसको इफेक्टिवली डिप्लॉय करना चाहेंगे कि नहीं उस पैसे को? लेट अस से आपने वो पैसा वहां पे लगा दिया जहां से आपकी ROI 4% है। एनीवन द मीनिंग ऑफ ROI? कोई मेरे को बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ROI? Yes, Rasika and Jasdev and Vaibhav, very good. It is return on investment. ठीक है, so return on investment अगर आपकी 4% है, in that case आपको वो फंड्स रेज करने का कोई फायदा हुआ? आप 6% दे रहे हो डिबेंचर होल्डर्स को, आपको रिटर्न आ रही है 4%, so which means you have not effectively deployed your resources. आपका रिस्क भी नहीं कवर हुआ, आपकी कॉस्ट भी नहीं रिकवर हुई। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसको ऐसे जगह लगाते हो जहां से आपको 14% ROI आ रही है, इन दैट केस you have effectively deployed your resources. So basically finance management is concerned with optimal procurement of funds, ठीक है, as well as effective deployment of such funds. Financial management aims at ensuring availability of enough funds. ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एम है कि उसके पास इनफ फंड्स, उसकी कंपनी के पास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर availability of enough funds whenever required, as well as avoiding the idle finance. जहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रही है वहां पर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी एंटरप्राइज को फंड्स की जरूरत हो उसको फंड्स मिल जाने चाहिए, जितने फंड्स की जरूरत है उसके पास अवेलेबल होने चाहिए, जब उसको जरूरत है तब अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ठीक है, जब भी पैसों की जरूरत हो तब होने चाहिए और जितने पैसों की जरूरत हो तब उसको मिल जाने चाहिए, तभी आपकी कंपनी फाइनेंसेस मैनेज कर रही है। ठीक है, एज वेल एज अवॉइडिंग आइडल फाइनेंस। सो लेट अस से एक एंटरप्राइज है, वो कहती है उसका जो फाइनेंशियल मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, वो कहता है तो कि भी जिस टाइम भी मेरे बिजनेस एंटरप्राइज को ना जब भी पैसों की जरूरत होती है, ना मेरे पास हमेशा रहते हैं। अगर 20 करोड़ भी चाहिए ना तो मेरे पास हमेशा 25 करोड़ 30 करोड़ पड़े रहते हैं, जितना मर्जी वो ले ले। अब दिस इज ऑल्सो नॉट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि 20 करोड़ की जरूरत है, आप अपने पास 30 करोड़ रख के बैठे हैं। आइडल फाइनेंस रखना क्राइम है बिजनेस वर्ल्ड में। अगर आप अपने फंड्स को आइडल रख रहे हैं, आइडल मतलब फ्री रख रहे हैं, you won't be able to earn any return on it. आप इसके ऊपर कोई भी रिटर्न नहीं, आप दे रहे हो 8%, 25 करोड़ आपने उठा लिए मार्केट से,
आप उसके ऊपर लेट से 6% दे रहे हो, जिसमें से 20 करोड़ आपने लगा दिए, जिसपे आपकी ROI 10%, 12% या 14% आ रही है। 5 करोड़ आपके आइडल पड़े हुए हैं जिसके ऊपर आपको कोई ROI नहीं आ रही, आप -6% जा रहे हैं। ठीक है, आप 20 करोड़ से अगर 10% भी अर्न कर रहे हैं, 20 लाख अर्न कर रहे हैं, तो आप माइनस देखो कितना दे रहे हो, 25 के ऊपर 8% दे रहे हो, 20 के ऊपर 10% अर्न कर रहे हो, 25 के ऊपर 8% दे रहे हो, तो आप देख लो आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना होगा, मैथमेटिक्स करके देख लो अपना। ठीक है, so which means financial management aims at ensuring availability of enough funds whenever required, as well as avoiding idle finance. अब आप, मैंने कल भी आपसे पूछा था, अगर आप शार्क टैंक इंडिया देखते हो तो उसमें वो जो इन्वेस्टर्स आए हैं, शार्क्स हैं, why are they here? Because they have certain idle funds with them. हमें लगता है ना कि ये जो स्टार्टअप खोल रहे हैं लोग, जिनको फंड्स की जरूरत है, उनको हेल्प कर रहे हैं। इट्स नथिंग लाइक दैट। दे आप, यू मस्ट, इफ यू आर वाचिंग द एपिसोड्स, यू मस्ट बी अवेयर वो किस तरह से आपस में झगड़ा भी करने लग जाते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूंगा इसमें, ये आपको कोई नहीं देगा, आप मेरे साथ, मेरे को इक्विटी दीजिए, आई विल बी इन्वेस्टिंग, आई विल बी इन्वेस्टर इन योर कंपनी, बिकॉज दे वांट टू मेक यूज ऑफ देयर आइडल फंड्स, isn't it? ठीक है, so this is about the meaning of